एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि गायनी और ऑप्स से रिलेटेड है, इनफर्टिलिटी, इसको कवर करेंगे। इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर ईयर क्वेश्चन आता ही आता है। तो और इसके अलावा भी मैं बहुत से टॉपिक्स प्रीवियसली कवर कर चुकी हूँ। और यदि आपको किसी और टॉपिक में भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इनफर्टिलिटी definition: the inability of a sexually active couple not using any contraception to conceive during 1 year। यानी एक ऐसा कपल जो कि 1 ईयर से मिनिमम 1 ईयर से विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन ट्राई कर रहे हैं फॉर कंसीविंग बट दे आर नॉट एबल टू कंसीव। इस टर्म को हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। Infertility, primary infertility and secondary infertility. Primary infertility, a couple that has never conceived, मतलब कपल जो कभी कंसीव नहीं किया तो उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और सेकंड इनफर्टिलिटी मतलब इनफर्टिलिटी दैट ऑकर्स आफ्टर प्रीवियस प्रेगनेंसी रिगार्डलेस ऑफ आउटकम, मतलब प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम तो प्रेगनेंसी हो गई लेकिन उसके बाद नहीं हो रही। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए हम किस किस चीजों पे वर्क कर सकते हैं। तो हिस्ट्री इज की, फोकस्ड फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी आपको पहले तो उस पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, देन उसका फिजिकल एग्जामिनेशन पर फोकस करना है और उसके बाद हमें लैब और स्पेशलाइज्ड टेस्ट करवाने हैं। अब हिस्ट्री कैसे देखेंगे, सेक्सुअल डिसफंक्शन तो नहीं है, मम्स एसटीडी हो सकती है, ट्रॉमा चोट लग सकती है जेनिटल ऑर्गन्स में, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कुछ पुरानी मेडिकल हिस्ट्रियां हो सकती है, या पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री हो सकती है, सिगरेट्स अल्कोहल का अब्यूज करता हो और कॉमन मेडिकेशन। नेक्स्ट है हैवी स्मोकिंग। हैवी स्मोकिंग की वजह से क्या हो सकता है, तो डेवलपमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द पेनिस, डिक्रीज स्पर्म काउंट, अल्टरनेशन इन मोटिलिटी एंड इंक्रीज इन एबनॉर्मल फॉर्म्स। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो मेल में सबसे पहले इन्फेक्शन तो नहीं है, हर्निया की इशू तो नहीं है, वॉश डिफरेंस कैसा है, एंड्रोजन डिफिशियंसी तो नहीं है, टेस्टिकुलर मास में क्या है, और वेरिकोसील है या नहीं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। क्या क्या कॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो या तो स्पर्म का प्रोडक्शन ही एबनॉर्मल हो, या जो नॉर्मल काउंट है उससे कम स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, स्पर्म का फंक्शन एबनॉर्मल हो, यानी मोटिलिटी वगैरह, या फिर शेप एंड साइज में वेरी कर रहा हो, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन डक्टल सिस्टम, यानी वास्ट डिफरेंस वगैरह में कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो बॉडी से आउटफ्लो नहीं कर पा रहा। मेल इनफर्टिलिटी, सीमेन एनालिसिस के लिए 3 डेज ऑफ एब्स्टिनेंस, मतलब 3 डेज तक वो कोइटस ना किया हो, कलेक्शन टेक्निक 72 आवर्स फॉर स्पर्म टू बी इजैकुलेटेड, तो 72 आवर्स तक हम ले सकते हैं। वॉल्यूम 2 ml से ज्यादा होना चाहिए, मोटिलिटी 50% और मॉर्फोलॉजी 15% नॉर्मल से ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल सीमन एनालिसिस, यानी एबनॉर्मल काउंट किस वजह से हो सकता है। तो नो स्पर्म की कंडीशन, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में, डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन में, और हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म की कंडीशन में हम एबनॉर्मल काउंट देखते हैं। और फ्यू स्पर्म जेनेटिक डिसऑर्डर हो, एंडोक्राइनोपैथीज हो, या फिर वेरिकोसील हो तो फ्यू स्पर्म काउंट आता है। हार्मोन टेस्टिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले मेजर करेंगे सीरम टेस्टोस्टेरोन और एफएसएच का लेवल। उसके बाद इफ द टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल इज नॉर्मल, और अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल आता है, नो फर्दर इंडोक्राइन टेस्टिंग नहीं है, तो फिर कोई भी इंडोक्राइन टेस्टिंग नहीं करनी। इफ द टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल इज लो, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आता है तो हमें सीरम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन लेवल कैन बी चेक, तो हमें इसकी चेक करानी पड़ेगी फॉर अ पिट्यूटरी कॉज। Next, a testicular biopsy. A testicular biopsy is done to diagnose the location and condition of lumps in testes. यानी हम टेस्टीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको चेक करने के लिए टेस्टिकुलर बायोप्सी कराते हैं। तो नेक्स्ट है डायग्नोज द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। तो यदि टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम होगी तो भी वो इनफर्टिलिटी कॉज करेगा, तो हमको टेस्टिकुलर बायोप्सी से कोई लम्स वम्स की कंडीशन तो नहीं है टेस्टिस में, इसको चेक करना है। हिस्ट्री ऑफ फीमेल, हम फीमेल की हिस्ट्री लेंगे,
प्रीवियस प्रेगनेंसीज के बारे में, फुल मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में, एंड्रोजेनिक साइंस कैसे हैं उसके, पेल्विक पेन तो नहीं है, पास्ट सर्जाइकल हिस्ट्री, कोई सर्जिकल कोई परफॉर्म तो नहीं करी गई है, मेडिकेशंस, सिगरेट तो नहीं पीती, अल्कोहल तो नहीं पीती, थायराइड मतलब बढ़ा तो नहीं हुआ है, और एसटीडी तो नहीं है। नेक्स्ट है इवेल्यूशन ऑफ ओव्यूलेशन। डायग्नोस्टिक स्टडी टू कंफर्म ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का टाइम हमें कंफर्म करना है। तो यूरिन टेस्ट किट्स टू मेजर एलएच लेवल विच इज हाई, यानी जैसे प्रेगनेंसी किट्स आती है वैसे ही एलएच लेवल को टेस्ट करने की किट्स आती है, जिसमें हम यूरिन का सैंपल लेकर चेक करते हैं और वहां से हम एलएच का लेवल चेक कर सकते हैं कि हाई है कि लो है। ब्लड टेस्ट टू मेजर हार्मोनल लेवल, ब्लड टेस्ट कराने हैं हमको ताकि हार्मोन का लेवल चेंज हो जाए। और बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के समय नेचुरल बॉडी टेम्परेचर से जो टेम्परेचर है वो थोड़ा राइज होता है। तो ये सारी चीजें हमें ओव्यूलेशन का पता लगाने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है एनओव्यूलेशन। एनओव्यूलेशन सिम्टम समझेंगे, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमेनोरिया, एक्ने, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और प्रीमैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। नेक्स्ट आता है एनाटॉमिक डिसऑर्डर ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होगी? तो एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स लाइक एक्यूट सेल्फिंजिटाइटिस मींस फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होना जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन होगी, स्कैरिंग फ्रॉम सर्जरी, ट्यूमर्स ऑफ द यूट्रस एंड ओवरी, या फिर फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोमास और ट्रॉमा। ट्यूबल फैक्टर्स देखें जैसे पेरिस्टालसिस, सीलियरी डिसफंक्शन हो गया हो, नैरोइंग और ब्लॉकेज। नेक्स्ट आता है सर्वाइकल फैक्टर, यानी सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो सर्वाइकल म्यूकस इज नॉट फॉर राइट कंसिस्टेंसी, यानी ज्यादा थिक होगा या ज्यादा फ्लूइड फॉर्म में होगा तो भी वहां पर स्पर्म जो है वो आगे मूव नहीं कर पाएंगे। डज नॉट कंटेन द राइट न्यूट्रिएंट और कंटेन एंटी स्पर्म एंटीबॉडी, यानी कुछ कुछ कंडीशन में म्यूकस में एंटी स्पर्म एंटीबॉडी बनी हुई होती है, तो जैसे ही स्पर्म एंटर करता है वो उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है, तो इस वजह से भी इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं लियोमायोमा, इंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन क्या होती है आप देख सकते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी मतलब 15 to 25% ऑफ इनफर्टाइल कपल विल हैव कंप्लीटली नॉर्मल वर्कअप, मतलब उनके जितने भी टेस्ट हैं वो सारे नॉर्मल हैं, फिर भी उनकी कंडीशन अभी एक्सप्लेन नहीं है। और जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं हैवी वर्कलोड के कारण या डिप्रेशन के कारण भी ये हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी थेरेपी। मेल फैक्टर, मेल में हम यदि किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है तो सर्जरी प्रेफर कर सकते हैं। डोनर स्पर्म इंसेमिनेशन, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो ट्रांसफर, आईवीएफ विथ आईसीएसआई यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इससे हम मेल फैक्टर्स को सप्रेस करके और फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। एनएवोल्यूशन के केस में एंटी एस्ट्रोजेनिक मेडिसिन देंगे, इंक्रीज हम एफएसएच का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और स्टिमुलेट्स द ओवरी टू मेक फॉलिकल। ओवेरियन ड्रिलिंग, laparoscopic ovarian drilling is a surgical procedure of puncturing the membrane surrounding the ovary in order to assure easy ovulation। यानी ओवेरियन ड्रिलिंग एक ऐसी मेथड है, सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके आसपास हम ओवरी की जो सराउंडिंग की मेम्ब्रेन है उसको हटाकर पंक्चर कर इजी ओव्यूलेशन को प्रेफर करते हैं। यूजुअली डन इन पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के केस में, क्योंकि वहां पर ओव्यूलेशन आसानी से नहीं होता, उस केस में जनरली हम ओवेरियन ड्रिलिंग को प्रेफर करते हैं। दिस इज ओवेरियन ड्रिलिंग जो कि आप देख सकते हैं। सुपर ओवुलेटरी मेडिकेशन, if no response with clomid then gonadotropin FSH example pergonal can be administered intramuscularly. This is usually given under the guidance of someone who specializes in infertility। मतलब ये तभी देना है जब कोई गाइडेंस देने के लिए हो। दिस थेरेपी इज एक्सपेंसिव एंड पेशेंट नीड टू बी फॉलोड क्लोजली। ये थेरेपी काफी एक्सपेंसिव होती है और इसे पेशेंट को क्लोजली फॉलो करनी पड़ती है। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं इससे?
हाइपर स्टिमुलेशन, ओवरीज को हाइपर स्टिमुलेट किया जाता है। मल्टीपल जेस्टेशन, मोर देन 1 फीटस। फीटल वेस्टेज, अर्ली डिलीवरी हो सकती है जिससे फीटल का वेस्टेज हो। नेक्स्ट है एनाटॉमिक एबनॉर्मलिटीज। इसमें हम सर्जिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे ट्यूबोप्लास्टी, मायोमेक्टोमी यानी रिमूविंग फाइब्रॉइड। सर्जरी में भी परफॉर्म क्या क्या सर्जरी कर सकते हैं, तो लेप्रोस्कोपिकली, हिस्ट्रोस्कोपिकली। एंड इफ द फिलोपियन ट्यूब आर बियॉन्ड रिपेयर, वन मस्ट कंसिडर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी उसके फेलोपियन ट्यूब में कोई भी कंडीशन नहीं बची है कि ना वो सर्जरी से ठीक हो सकता है ना ही मेडिकेशन से, तो हमें फिर कंसीव कराने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज करना पड़ता है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन, दैट इज क्रायोप्रिजर्वेशन, तो फ्रीजिंग, थॉइंग एंड यूजिंग। तो किस किस चीज को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे स्पर्म है, एम्ब्रायोज हैं और oocytes हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम क्या क्या एडवाइस दे सकते हैं, OI यानी ओव्यूलेशन इंडक्शन, IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ICSI यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, SSC सर्जिकल स्पर्म कलेक्शन, और डोनर यानी स्पर्म एग और एम्ब्रियोस। ये ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शन है जब जो मेल या फीमेल है उसमें सर्जिकली या फिर मेडिसिनली कोई भी वर्क नहीं कर रहा, तो हम बाहर से दूसरे ऑप्शन जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है उनके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, तो हम उसको उनको कंसीव करा सकते हैं। इंट्रायूटाइन इंसेमिनेशन, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, स्पर्म इंजेक्टेड इनटू द यूटेरस, सेंड स्पर्म डायरेक्टली इनटू द यूटेराइन कैविटी, हमें स्पर्म को सेंड करना यूटेराइन कैविटी में, और फर्स्ट चॉइस फॉर मेल इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी। इंट्रायूटाइन इंसेमिनेशन, तो हम इंडिकेशन इसे किस किस दे सकते हैं, जिसकी कंडीशन अनएक्सप्लेन्ड है, माइल्ड मेल फैक्टर जिसको है उसे हम कर सकते हैं, सक्सेस साइकिल, नेचुरल 10 से 15% सक्सेस रेट है, और स्टिमुलेट करने पे 15 to 20%। नेक्स्ट है IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। Not only overcome the difficulty of attached sperms penetrating the cervical mucus, but also make sure that there are enough sperm contacting with ovum। यानी इसमें हमको ये श्योर करना पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा ओवम जो है, जो स्पर्म है वो ओवम के कांटेक्ट में आ रहे हैं। इस तरीके से IVF कराया जाता है। Intracytoplasmic sperm injection, the most effective method for severe immunological infertility। immunological infertility केस में जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है वो ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन को माना गया, बट विद द हाईएस्ट कॉस्ट 10th of 1000 of dollar, मतलब इसकी जो कॉस्ट है वो काफी हाई है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं सबसे, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी मोर देन 1 फीटस, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, मतलब ओवरीज एनलार्ज हो सकती हैं और पेन या फिर ब्लॉटिंग कॉज कर सकती है, और PCOS की वुमेन में ये हायर रिस्क में होता है। ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, लो बर्थ वेट हो सकता है बेबी का, या फिर बेबी में कोई भी बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस। आपको यदि कोई भी टॉपिक्स में वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।